तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे और इसको हम वीडियो के द्वारा समझाएंगे बच्चों। तो अभी हम आपके सामने वीडियो प्रदर्शित करते हैं। गति के नियम। बच्चों हमने आपको 3 नियम बताए थे। पहला नियम गति का प्रथम नियम, गति के नियम दिए किसने थे? न्यूटन ने। ये न्यूटन की गति के नियम है। और गति का पहला नियम क्या नियम बताया था? गति का प्रथम नियम। इस नियम को हमने जड़त्व का नियम भी कहा था। इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और यदि गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर कार्यरत ना हो। अगर बाह्य बल लगेगा तभी वस्तु की स्थिति और अवस्था बदलती है, अर्थात कि वस्तु उसी अवस्था में रहना चाहती है। और जब वस्तु उसी अवस्था में रहना चाहती है तो वस्तु के इस गुण को, इस प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व द्रव्यमान पर आधारित होता है कि जिसका जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा तो उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। तो देखिए बच्चों, पहला नियम गति का जड़त्व का नियम कहलाया था। दूसरा नियम गति का द्वितीय नियम। इस नियम को संवेग का नियम कहते हैं। पिछली क्लास में संवेग संरक्षण लिखा गया था तो उसको आप सही कर लीजिए। ये नियम है संवेग का नियम। तो गति का दूसरा नियम संवेग का नियम कहलाता है और गति का तीसरा नियम है तृतीय नियम। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो देखिए बच्चों, गति के 3 नियम हैं, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो पहला नियम हम बता चुके हैं, गति का दूसरा नियम और तीसरा नियम समझाएंगे और इन सब के लिए ही हम एक वीडियो चलाते हैं। बल तथा गति के नियम, अध्याय 4 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। बल क्या है? व्हाट इज ए फोर्स? खींचने, धकेलने या ठोकर लगाने की क्रिया को बल कहते हैं। किसी वस्तु को खींचा जाए, धकेला जाए
या ठोकर लगाई जाए तो यह क्रिया बल कहलाती है। हम एक एनिमेशन में शो करते हैं कि ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स को खींचा जाए या फिर धकेला जाए या फिर किसी दूसरे बॉक्स के द्वारा इसे ठोकर लगाई जाए तो यह क्रिया बल कहलाती है। बल दो प्रकार का होता है, संतुलित और असंतुलित। संतुलित बल वह है जब कुल लगाए गए बल का मान दिखा रहे हैं हम कि एक समान और विपरीत दिशा में यदि बल लगाए जाएं, देखिए दोनों तरफ से बल का मान परिमाण समान है लेकिन दिशाएं विपरीत हैं, तो इस प्रकार का बल संतुलित बल कहलाता है। अब देखिए इसी बॉक्स पर यदि भिन्न भिन्न मान के बल विपरीत दिशा में लगाए जाएं तो वह बल असंतुलित बल होगा। एनिमेशन में देखिए कि दो बल लगाए जा रहे हैं वस्तु में जो कि विपरीत दिशा में है और परिमाण में भी असमान है। तो हम देखते हैं कि जिधर बल ज्यादा होता है उसी दिशा में वस्तु शिफ्ट हो जाती है, विस्थापित हो जाती है, जबकि संतुलित बल में दोनों वस्तु। अब हम देखते हैं न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने गति के नियम दिए। न्यूटन की गति के 3 नियम हैं, प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम और तृतीय गति नियम। प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, और यदि वह सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो, यानी कि बाहरी बल कोई नहीं लगे, तब तक वस्तु अपनी उसी अवस्था में रहने का प्रयास करती है। गति का प्रथम नियम, सभी वस्तुएं अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहना चाहती हैं। वो इस अवस्था से परिवर्तन का विरोध करती हैं, वो अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं करना चाहती, और इस नियम को हम गति का प्रथम नियम कहते हैं। वस्तु का वह गुण जिसमें वस्तु अपनी स्थिति या अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है जड़त्व कहलाता है। वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अर्थात वस्तु उसी अवस्था में ही रहना चाहती है जिस अवस्था में वो होती है, और इसी प्रवृत्ति को हम क्या कहेंगे? जड़त्व या इनर्शिया। गति का प्रथम नियम जड़त्व पर ही आधारित है, इसीलिए गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो जड़त्व का प्रथम नियम इसी कारण से जड़त्व का नियम भी कहलाता है। गति के प्रथम नियम के कुछ अनुभव देखेंगे, कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। देखिए कि जब एक बस गतिशील होती है और गतिशील अवस्था से अचानक वो रुक जाए
तो उसमें सवार व्यक्ति आगे की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण है कि जब गतिशील बस अचानक से रुकती है तो व्यक्ति का शरीर नीचे वाला हिस्सा तो स्थिर हो जाता है, लेकिन अभी भी ऊपरी हिस्सा गतिशील होता है, इसीलिए सवार व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो कोई स्थिर बस है, खड़ी हुई बस है और उसमें अचानक गति आ जाए तो बस के अचानक चल पड़ने से उसमें सवार व्यक्ति का पीछे की ओर झुक जाना, कि बस खड़ी हुई है और अचानक से बस चलने लग जाए, चल दे, तो फिर क्या होगा कि जो सवार व्यक्ति होगा उसका निचला हिस्सा बस की गति के साथ गतिशील हो जाता है, लेकिन अभी भी ऊपरी हिस्सा स्थिर रहता है, इसलिए वो पीछे की ओर झुक जाता है। इसी प्रकार हम एक अन्य उदाहरण देखते हैं कि पेड़ की शाखा को अगर तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां नीचे आकर झड़ जाती हैं। होता क्या है कि जब पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पत्तियां भी हिलती हैं, पत्तियों में भी गति आती है, लेकिन कुछ कमजोर पत्तियां गतिशील नहीं हो पाती और वह अपनी उसी अवस्था में रहती है, इस कारण वह नीचे झड़ जाती है। जड़त्व तथा द्रव्यमान क्या है? अभी हमने देखा कि वस्तु अपनी स्थिति, अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है और यह विरोध करने की प्रवृत्ति ही जड़त्व होती है। द्रव्यमान वस्तु की वास्तविक मात्रा है, तो जड़त्व तथा द्रव्यमान का आपस में बहुत बड़ा रिलेशन है। जड़त्व और द्रव्यमान, अगर जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा और कम द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व कम होता है। इसको हम एक एनिमेशन के द्वारा समझते हैं। ये 2 किलोग्राम का एक वस्तु है, इसी प्रकार ये 50 किलोग्राम की एक वस्तु है। एक 2 किलोग्राम की है, दूसरी 50 किलोग्राम की है। दोनों पर बल लगाए जाते हैं तो हम देखते हैं कि 2 किलोग्राम वाली वस्तु विस्थापित हो जाती है, मूव करती है, लेकिन 50 किलोग्राम वाली वस्तु नहीं कर पाती। यह इसलिए होता है कि द्रव्यमान ज्यादा होने पर जड़त्व भी ज्यादा होता है और वह अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। तो इसीलिए 50 किलोग्राम वाली वस्तु अपना मूवमेंट या अपना रिप्लेसमेंट नहीं कर पाती और 2 किलोग्राम वाली वस्तु विस्थापित हो जाती है। अब जड़त्व को देखें तो जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है। जड़त्व द्रव्यमान दोनों का रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व की माप होता है, मेजरमेंट होता है। अब हम देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम। दूसरा नियम समझने से पहले हम एक भौतिक राशि संवेग को समझेंगे। संवेग यह द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। मोमेंटम संवेग क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, मोमेंटम कहा जाता है। यदि हम द्रव्यमान और वेग को गुणा कर दें तो संवेग प्राप्त होता है। संवेग को हम P से दर्शाते हैं, तो P बराबर mv। संवेग का ऐसा ही मात्रक अगर हम निकालें तो हम देखते हैं कि P बराबर mv होता है। यहां P संवेग है, m द्रव्यमान है और v वेग है। हम संवेग का मात्रक निकालें तो देखते हैं कि द्रव्यमान m का मात्रक किलोग्राम होता है, तो
द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि इसलिए है कि वेग भी एक सदिश राशि है। अब हम दूसरे नियम को देखते हैं। गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। हम देखते हैं कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन और परिवर्तन की दर समानुपाती होगी बल के, लगाए गए बल के। तो संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती लगाए गए बल के। परिवर्तन की दर समानुपाती होती है लगाए गए बल के। लेते हैं P2 माइनस P1 है और दर की वजह से हम समय से भाग लगा देते हैं और ये समानुपाती होता है बल। F समानुपाती P2 माइनस P1 अपॉन T। बच्चों अभी समय हो चुका है ब्रेक का, तो अभी हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद
स्वागत है बच्चों आपका। फिर हम देखते हैं आगे गति के दूसरे नियम को। F समानुपाती P2 माइनस P1 अपॉन T। यहां पर P2 अंतिम संवेग है और P1 प्रारंभिक संवेग है, तो F समानुपाती mv माइनस mu अपॉन T। F समानुपाती, दोनों में m कॉमन ले लेते हैं, m हम बाहर ले लेते हैं, तो m v माइनस u अपॉन टी। हम देखते हैं कि v माइनस u अपॉन टी त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, तो हम लिख सकते हैं F समानुपाती ma। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है जिसे k कहते हैं। F बराबर F इक्वल्स टू KMA। k यहां पर एक स्थिरांक है, m द्रव्यमान है, a त्वरण है और F बल है। यदि k बराबर 1 माने तो F बराबर आएगा ma। तो हम देखते हैं कि बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गति के द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर ma। जब द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो और त्वरण का मान 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो F बराबर आएगा 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड को 1 न्यूटन भी कहते हैं और न्यूटन बल का मात्रक है। यदि हम कहें कि 1 न्यूटन बल क्या है, तो 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सके। न्यूटन को संक्षेप में n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब हम देखते हैं बच्चों थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तीसरा नियम, गति का तृतीय नियम। हम एक एनिमेशन पे विचार करते हैं कि एक दीवार है, उस पर एक व्यक्ति द्वारा बल लगाया जाता है। जब व्यक्ति दीवार पर बल लगाता है तो इस बल को क्रिया का बल कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति क्रिया कर रहा है, तो व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल क्रिया बल होता है। तो दीवार भी उसी बल के विपरीत और समान परिमाण में प्रतिक्रिया बल लगाती है। तो दीवार द्वारा जो बल लगाया जाता है व्यक्ति पर वापस, वह प्रतिक्रिया बल कहलाता है। तो हम देखते हैं कि क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में और परिमाण में समान होते हैं। अब हम गति के तीसरे नियम को समझने के लिए देखते हैं कि क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल एक दूसरे के समान और विपरीत दिशा में होते हैं। गति का तीसरा नियम, किसी भी क्रिया के लिए, कोई भी क्रिया हो, क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही गति का तीसरा नियम है, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होना। गति के तीसरे नियम की कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, कुछ अनुभव देखते हैं, जिनसे हमें गति का तीसरा नियम अच्छे से समझ में आएगा। बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक गोली पर क्रिया बल लगाती है।
तो गोली पुनः बंदूक पर प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिसके फलस्वरूप बंदूक पीछे की तरफ आती है। पीछे की तरफ जब बंदूक आती है तो उसका वेग कम होता है, उसका संवेग कम होता है, क्योंकि बंदूक का भार अधिक होता है, लेकिन गोली का भार या द्रव्यमान कम होने के कारण गोली तेजी से निकल के जाती है। तो इस प्रकार बंदूक गोली पर और गोली बंदूक पर क्रिया और प्रतिक्रिया बल लगाते हैं। दूसरा उदाहरण हम देखें कि एक नाविक है, वह नाव से बाहर आना चाहता है, तो नाव से बाहर निकलने के लिए वह कूदने की स्थिति में नाव को पैर से पीछे की ओर धकेलता है। जब वह नाव को पीछे की ओर धकेलता है तो नाव पर क्रिया बल लगाता है। नाव इस क्रिया बल के विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे नाविक आगे की ओर कूदता है। नेक्स्ट बच्चों, संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किसी वस्तु का संवेग आप जानते हैं, P बराबर होता है mv। संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं। टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों का संवेग बराबर होता है। यानी कि दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर होता है। जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर कार्य नहीं करे, तब तक टकराने से पहले के संवेग और टकराने के बाद का संवेग बराबर होता है। अब अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखें तो दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में संरक्षित रहता है। टक्कर के पहले का कुल संवेग, दो वस्तुएं आपस में टकरा रही हैं और टक्कर के पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा गति के नियम और बल। हमने ये एक वीडियो से समझे। अब हम थोड़ा सा आपको संवेग संरक्षण का नियम बाय रिटन समझाते हैं। देखिए, संवेग संरक्षण का नियम। यह नियम गति के दूसरे और तीसरे दोनों नियमों को मिलाकर निकलता है। हम मानते हैं कि दो वस्तुएं हैं और एक का द्रव्यमान है ma और दूसरी का द्रव्यमान है mb। ये गति करती हैं और आपस में टकराती हैं। एक का वेग है ua और दूसरे का वेग है ub। ये ua और ub प्रारंभिक वेग हैं। जब ये टकराती हैं, ये आपस में टक्कर के समय है, ये टक्कर हो रही है और ये टक्कर से पूर्व। देखिए, टक्कर से पहले ये है, दोनों टकराई नहीं है अभी। एक ua वेग से गतिशील है, दूसरी ub से, और अब दोनों आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद एक दूसरे से वापस दूर हट जाती हैं और अब इनका वेग बदल जाता है। वेग हो जाता है va और vb। अब हम देखें कि टक्कर से पूर्व संवेग और टक्कर के बाद का संवेग ये क्या होता है, बराबर होता है।
तो इसे समझने के लिए हम देखते हैं बच्चों, MA, UA, MB, UB, ये टोटल संवेग है टक्कर से पूर्व, और ये टकराने के बाद का संवेग है। तो टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद संवेग, कुल संवेग संरक्षित रहता है। बच्चों इसे डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे कि ये कैसे फॉर्मूला किस तरीके से आया, कि किस तरीके से टक्कर से पूर्व का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग बराबर होता है। क्योंकि अभी हमारे पास समय कम है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे समझाएंगे। इतने थोड़ा सा और बता देती हूं मैं आपको। अगर हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम देखें तो A वस्तु B पर बल लगाती है और ये बल है FAB, और ये होता है संवेग में परिवर्तन की दर के। तो द्रव्यमान कितना है MA, और संवेग में परिवर्तन कितना आ रहा है A का, VA माइनस UA। A का वेग कितना हो गया है VA, पहला वेग कितना था UA, तो वेग में परिवर्तन कितना आया VA माइनस UA, और किसके अनुसार, समय के अनुसार। अब हम देखें कि BA पर बल लगाती है, तो हम FBA देखें तो FBA आता है हमारा माइनस, विपरीत दिशा में लगता है इसलिए माइनस आता है, और ये होता है MB VB माइनस UB अपॉन समय। इसे समीकरण 1 मानते हैं, इसे समीकरण 2। अब हम देखते हैं बच्चों कि दोनों बल एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं, तो हम लिख सकते हैं FAB बराबर और विपरीत दिशा में FBA। हम यहां पर समीकरण 1 और 2 से मान रखते हैं। देखिए हमने मान रखा MA VA माइनस UA अपॉन T, और दूसरा माइनस MB VB माइनस UB अपॉन T। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है MA UA प्लस MB UB बराबर आता है MA VA प्लस MB VB के। और यही संवेग संरक्षण का नियम है कि टक्कर से पूर्व का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास पर हम मिलते हैं और इसको दोबारा डिटेल से समझाएंगे। धन्यवाद।